हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हिमाचल के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस, इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके आगे आने वाले राज्य चयन आयोग या फिर शिमला बोर्ड में पूछे जाने की संभावना है। इससे पहले हमने 7 वीडियोज़ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस की हुई हैं। तो अभी तक अगर आपने वो वाली वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर हिमाचल क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज़ करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 8 को डिस्कस करेंगे और इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपके कोई भाई-बहन या फिर दोस्त एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, तो उनके पास भी हमारी वीडियोज़ को शेयर कर दिया करें। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू लोकल ट्रेडिशन, अकबर वाज टोल्ड दैट कांगड़ा वाज फेमस फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। तो एक स्थानीय परंपरा के अनुसार अकबर को बताया गया था कि कांगड़ा किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है। तो 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। और ऑप्शंस भी आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखो, एक स्थानीय परंपरा के अनुसार अकबर को इन चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे कि क्या एक स्थानीय परंपरा के अनुसार ये अकबर को बातें बताई गई थी या फिर नहीं बताई गई थी। तो सबसे पहले उसे बताया गया था द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू नोजेज, यानी कि कांगड़ा में न्यू नोजेज की मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी। ये बिल्कुल सही बात हो जाएगी। और स्टेटमेंट 2 की बात करें, द ट्रीटमेंट ऑफ आई डिजीज, क्या कांगड़ा में नेत्र रोगों का उपचार किया जाता था। तो स्थानीय परंपरा के अनुसार अकबर को ये भी बताया गया था। उसी तरह स्टेटमेंट 3 में क्या स्थानीय परंपरा के अनुसार अकबर को बताया गया था कि यहाँ पर बासमती चावल पाए जाते हैं। तो ये भी बात सही हो जाएगी। और स्टेटमेंट 4 की बात करें, अकबर को बताया गया था कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग फोर्ट यानी कि मजबूत किला है। तो ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स देखो करेक्ट हो जाएंगी। एक स्थानीय परंपरा के अनुसार अकबर को ये सारी की सारी बातें यहाँ पर बताई गई थी। तो करेक्ट आपसे पूछा गया था, तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आप सभी को पता है, आपके एचईएस, एनटी, अलाइड या फिर आगे आने वाले टीजीटी कमीशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो इनके लिए आपको तैयार रहना है। बाकी अकबर की यहाँ पे बात आई है, आप सभी को पता है अकबर से बहुत से क्वेश्चंस आपके हमीरपुर बोर्ड में पूछे जाते थे, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, वन बाय वन हम उन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन जो अकबर था, तो अकबर के समकालीन कांगड़ा के राजा कौन-कौन से थे? वैसे तो देखो 2, 3 या फिर 4 थे, बट मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बताऊँगा जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो एक तो था जयचंद और एक था इसका पुत्र विधिचंद। तो ये नाम आपने ध्यान में रखने हैं। पहला क्वेश्चन आपका पता चल गया कि अकबर के समकालीन कांगड़ा के राजा कौन थे? तो एक तो था जयचंद और एक विधिचंद। ये 2 नाम आपने ध्यान में रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसने अकबर के विरुद्ध काफ़ी तीव्रतापूर्ण जो है तो विद्रोह किया था। तो अकबर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? तो वो किया था विधि चंद ने। अब विधि चंद ने विद्रोह क्यों किया था? क्योंकि ये जो इसका पिता था जयचंद, इसको अकबर के द्वारा जो है तो गिरफ्तार कर लिया गया था, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको तहखाने में डाल दिया गया था। उसके बाद विधि चंद ने सोचा कि मेरे पिता की यहाँ पर हत्या कर दी गई है, तो हत्या कर दी गई है इसीलिए विधि चंद ने जो है तो अकबर के विरुद्ध जो है तो विद्रोह कर दिया था। अब विद्रोह विधि चंद के द्वारा कब-कब किया गया था? डेट्स देखो आपसे पूछी जाती हैं। तो एक तो डेट आपको ध्यान में रखनी है 1572, 1572 विधि चंद के द्वारा जो है तो अकबर के विरुद्ध काफ़ी तीव्रतापूर्ण विद्रोह किया गया था 1572। ये डेट आपको पता चल गई। और एक डेट आपको ध्यान में रखनी है 1588 से लेकर के 1589। तो ये 2 डेट्स हैं जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि कब-कब विधि चंद के द्वारा अकबर के विरुद्ध जो है तो विद्रोह किया गया था। तो ये आपको पता चल गई। आप सभी को पता है, अब विधि चंद ने अकबर के विरुद्ध जो है तो विद्रोह किया, तो अकबर क्या करेगा? अकबर जो है तो कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लेगा। तो अकबर ने जब कांगड़ा के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया, तो उसे किसे जागीर के रूप में दिया था? ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बनता है। तो उसे जो है तो बीरबल को जागीर के रूप में दिया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बनता है। कांगड़ा की यहाँ पे बात आई है, तो कांगड़ा आने वाले कुछ एक यूरोपीय यात्री थे। तो उन यूरोपीय यात्रियों का क्रम मैं आपको बहुत बार बताता हूँ, तो वो आपसे पूछा भी जाता है। तो सबसे पहले कांगड़ा कौन आया था? कौन-सा यूरोपीय यात्री आया था? तो वो आया था थॉमस कोरियाट। और ये कब आया था? तो ये आया था 1615 में। अच्छा, इसके बाद कौन आया?
तो इसके बाद आया था थेवनॉट, और ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना हुआ है। तो थेवनॉट कब जो है तो कांगड़ा आया था, तो ये आया था 1666 में। अच्छा, इसके बाद कौन आया? तो इसके बाद आया था फोस्टर। तो फोस्टर कब आया था? 1783 की बात है। फोस्टर के बाद आप सभी को पता है विलियम मूरक्राफ्ट आया था, और विलियम मूरक्राफ्ट कब जो है तो कांगड़ा आया था? 1832 की बात है। और मूरक्राफ्ट के बाद कौन आया था? तो वो आया था विग्ने। और विग्ने देखो कब आया था? तो 1835, 1835 की यह बात है। तो ये कांगड़ा आने वाले यूरोपीय यात्रियों का क्रम है, जो कि आपसे बार बार जो है तो एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट बन सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, सारे के सारे फैक्ट देखो मैंने आपको बता दिए। ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो पहले यह आपसे पूछा गया है कि आपके पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, तो आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 से हम यहाँ पर एनालाइज करेंगे। तो स्टेटमेंट 1 है, हमीरपुर इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा जिला है। क्या यह सही स्टेटमेंट है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट हो जाएगी। दूसरी स्टेटमेंट की बात करते हैं, लाहौल स्पीति इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश है। तो लाहौल स्पीति हिमाचल में सबसे बड़ा जिला है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? तो ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगी। स्टेटमेंट 3 की बात करते हैं, मंडी डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में साक्षरता का सबसे ऊंचा प्रतिशत है। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? ये स्टेटमेंट देखो रॉन्ग हो जाएगी। क्यों रॉन्ग हो जाएगी? आप सभी को पता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा साक्षर जिला मंडी जिला नहीं है, बल्कि कौन सा है? तो वो है हमीरपुर जिला। ये आपको ध्यान में रखना है। स्टेटमेंट 4 की बात करें, कांगड़ा इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला जो है तो कांगड़ा है। तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट थी? तो वो थी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि आंसर में भी यहाँ पर दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पता चला कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी किस जिले की है, तो मैंने आपको बताया, तो वो है हमीरपुर की। अच्छा, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भी कुछ एक आंकड़े पूछे जाते हैं। जैसे कि यही आंकड़ा पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा साक्षरता यानी कि लिटरेसी कहाँ पर है, तो वो है हमीरपुर में। अप्रॉक्स देखो मैं आपको बताऊँगा, अप्रॉक्स है 88%। अच्छा, ये तो हमने देखा सबसे ज़्यादा साक्षर जिला। अगर पूछेंगे आपसे कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता, सबसे कम लिटरेसी कौन से जिले की है, तो वो कहाँ की है? तो वो है चंबा जिले की। अप्रॉक्स अगर मैं आपको बताऊँ तो 72% जो है तो चंबा जिले की साक्षरता है। अच्छा, अगर आपसे ओवरऑल हिमाचल का ही पूछ लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार पूरे के पूरे हिमाचल की साक्षरता यानी कि लिटरेसी कितनी है, तो वो है 82.80% है। ये क्वेश्चंस बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो कि हर एक हिमाचली को देखो आने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी आंकड़े पूछे गए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो ध्यान में रखना, 2011 की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है जनसंख्या के बारे में। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी 68,64,602। और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, हर एक हिमाचली को देखो यह आने चाहिए। बहुत बार यह क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस आपके हमीरपुर बोर्ड, आपके शिमला बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। उसी तरह आपसे पूछा जाता है लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल का लिंगानुपात यानी कि सेक्स रेशो कितना है? तो वो है 972। अब ये तो हमने देखा लिंगानुपात। कई बार आपसे चाइल्ड सेक्स रेशो भी पूछा जाता है, तो वो कितना है? तो वो है 909। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह आपसे डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व भी पूछा जाता है। तो हिमाचल का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 123, 123। ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा, हिमाचल का एरिया कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो वो है 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। ये भी हर एक बच्चे को पता होने चाहिए। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ और भी क्वेश्चंस आपको बताऊँगा 2011 की जनगणना के अनुसार। आपसे पूछा जाता है कि हिमाचल में हिंदुओं का प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? मतलब हिंदू कितने हैं? तो वो है 95.17%। अब ये तो हमने देखे हिंदू। अच्छा, मुस्लिमों की संख्या कितनी है? तो वो है 2.18%। और एक और आपसे पूछा जाता है सिखों के बारे में। तो सिखों का प्रतिशत कितना है? तो वो है 1.16%। ये ये पॉइंट देखो बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। बहुत बार एग्जाम में बने हुए हैं। 2 पॉइंट मैं आपको बताऊँगा जो कि आपको पता होने चाहिए। एक तो आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की रूरल पॉपुलेशन यानी कि ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? और एक आपसे अर्बन पॉपुलेशन यानी कि शहरी जनसंख्या पूछा जाता है। तो जब भी आपसे
रूरल पॉपुलेशन पूछेंगे परसेंटेज वाइज़ तो वो हो जाएगी 89.97%। और जब भी आपसे अर्बन पॉपुलेशन पूछेंगे तो वो हो जाएगी 10.03%। ये क्वेश्चंस देखो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग संस्कृत राइटर मेंशन द नेम ऑफ त्रिगर्त एज आयुधजीवी संघ। तो निम्नलिखित में से किस संस्कृत लेखक ने त्रिगर्त का नाम आयुधजीवी संघ बताया था? तो वो किन्होंने बताया था? तो वो बताया था पाणिनि ने। ऑप्शन ए देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपसे देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि त्रिगर्त का सबसे पहला प्रमाण हमें कब देखने को मिलता है और किन की राइटिंग्स में देखने को मिलता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि त्रिगर्त का सबसे पहला प्रमाण हमें 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत लेखक पाणिनि की ही राइटिंग्स में देखने को मिलता है। तो ये देखो ध्यान में आपको रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। और पाणिनि का आपको पता चल गया कि इन्होंने त्रिगर्त को क्या बोला था? तो आयुधजीवी संघ बोला था। अब ये आयुधजीवी संघ, इसका अर्थ क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका अर्थ है युद्ध के सहारे जीने वाले संघ, यानी कि युद्ध के सहारे जो लोग अपना जीवन यापन करते थे तो उनको बोला जाता था आयुधजीवी संघ। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ-साथ पाणिनि ने त्रिगर्त को 6 राज्यों का संघ भी बोला था। और इन 6 राज्यों के संघ को उन्होंने देखो एक नाम दिया था, जिसका नाम था त्रिगर्त षष्ठ। ये नाम भी देखो आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आप सभी को पता है बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। त्रिगर्त, त्रिगर्त क्यों जो है तो त्रिगर्त को त्रिगर्त बोला जाता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो त्रिगर्त का अर्थ है 3 नदियों के बीच फैले भूभाग को जो है तो त्रिगर्त बोला जाता था। अब वो 3 नदियाँ कौन-कौन सी थी? तो उनमें सबसे पहले रावी हो गई, व्यास हो गई और सतलुज हो गई। तो 3 नदियों के बीच फैले भूभाग को त्रिगर्त बोला जाता था। और वो 3 नदियाँ कौन-कौन सी थी? रावी, व्यास और सतलुज। तो ये कुछ एक पॉइंट्स भी देखो आपको ध्यान में रखने हैं। आप सभी को पता है कि ये जो त्रिगर्त के राजा थे, तो त्रिगर्त के राजाओं के परिवार की गद्दी कहाँ पर हुआ करती थी? तो इनकी गद्दी हुआ करती थी मुल्तान में। अब मुल्तान वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है पाकिस्तान में। ये भी देखो आपको ध्यान में रखना है। और इन राजाओं के सिक्कों पर कैसी कौन-सी लिपि यहाँ पर लिखी जाती थी? तो एक तो ब्रह्मी लिपि लिखी जाती थी और एक खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। तो ये क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं। यहाँ से भी आप सभी को पता है, कहीं से भी एग्ज़ामिनर जहाँ से भी चाहे वहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकता है, तो हर एक चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पास वाज कॉल्ड एज रितंका जोत। तो निम्नलिखित में से किस दर्रे को रितंका जोत कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रोहतांग दर्रे को। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से दो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन कि किसने रितंका जोत जो है तो रोहतांग दर्रे को बोला था और कब बोला था, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाला पहला अंग्रेज था विलियम मोरक्राफ्ट। और ये कब जो है तो रोहतांग दर्रे पर पहुंचा था? 1820 की यह बात है। और इसी ने रोहतांग दर्रे को रितंका जोत बोला था। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये पॉइंट भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। अच्छा, ये जो रोहतांग है, इसका प्राचीन नाम क्या है? इसको पहले क्या बोला करते थे? तो इसको पहले आप सभी को पता होगा, इसको पहले भृगुतुंग बोला करते थे। क्या बोला करते थे? तो इसको पहले जो है तो भृगुतुंग बोला करते थे। तो ये नाम भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, ये जो रोहतांग दर्रा है, ये किस-किस को जोड़ने का काम करता है? तो यह कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ने का काम करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली कुल्लू को लाहौल से जोड़ने का काम करता है रोहतांग दर्रा। इसकी हाइट देखो आपको पता होनी चाहिए, इसका एल्टीट्यूड है 3798 मीटर। और कई बार आपसे जो है तो फीट में भी पूछ लिया जाता है, तो 13,050 फुट इसका जो है तो टोटल अल्टीट्यूड या फिर हाइट आप मान के चलो। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। कई बार आपसे पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के बीच में आता है? और ऑप्शंस आपके पास दे दिए जाते हैं, जैसे जैसे कि धौलाधार, पीर पंजाल, ग्रेट हिमालयन। तो इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के बीच में आता है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। यह पीर पंजाल श्रृंखला के बीच में आता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, जो कि आपको पता होना चाहिए। अब दर्रों की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो कुछ दर्रे मैं आपको बताता हूँ, जिनमें एक है चरांग पास। ये किस-किस को जोड़ता है? तो चरांग पास किन्नौर को गढ़वाल से जोड़ने का काम करता है। ये देखो आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह कुंजम दर्रे की हाइट देखो आपसे पूछी गई थी। अब कुंजम दर्रे की हाइट आपसे पूछी गई थी। पहले आपको यही पता होना चाहिए कि कुंजम दर्रा कहाँ पर है? तो यह है लाहौल स्पीति में। और इसकी टोटल हाइट या फिर एल्टीट्यूड कितना है? तो वो है 4520 मीटर। और ये क्वेश्चन इसकी हाइट आपसे पूछी गई है, जो कि आपको पता होनी चाहिए। कई बार आपसे पूछा गया है चिन्नी पास। तो चिन्नी पास यानी कि चिन्नी दर्रा, ये कौन से जिले में है?
तो ये है चंबा जिले में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कई बार आपसे पूछा जाता है पादरी दर्रा ये किस-किस को जोड़ने का काम करता है? तो यह चंबा को जम्मू से जोड़ने का काम करता है। तो ये कुछ एक बेसिक से क्वेश्चंस है मैंने आपको यहाँ पर बताए जो कि आपको पता होने चाहिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँगा मंडी को कुल्लू से कौन-सा दर्रा जोड़ता है? वो आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ। उसका एल्टीट्यूड कितना है? वो भी आप मुझे नीचे कमेंट में बता दो। बाकी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर भी फॉलो ज़रूर कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी देखो लिंक कई बार चलता नहीं है तो आपको सिंपली टेलीग्राम पे जाना है और लेट्स प्रिपेयर टू सर्च करना है, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। उसी प्रकार इंस्टाग्राम पे जाकर के आप लेट्स प्रिपेयर टुगेदर सर्च कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी होगी तो आप मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 स्टेटमेंट्स आपके पास दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन-सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 से हम यहाँ पर एनालाइज़ करेंगे। जसवां वाज़ फाउंडेड बाय पूरब चंद इन 1170 एडी। तो जसवां की स्थापना पूरब चंद ने 1170 में की थी। तो क्या यह स्टेटमेंट सही है? ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। जसवां वाज़ द फर्स्ट ऑफशूट ऑफ कांगड़ा। तो जसवां कांगड़ा की प्रथम शाखा थी या फिर हम कहें कि कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत कौन-सी थी? तो वो थी जसवां। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। आपसे पूछा गया था कि कौन-सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, तो वो 1 एंड 2 ओनली ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से बहुत से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बनते हैं। पहले तो आपको यही पता चल गया कि कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत कौन-सी थी? तो वो थी जसवां और जसवां की स्थापना किसने की थी? पूरब चंद ने की थी। कब की थी? 1170 में की थी और इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है। इन्होंने अपनी राजधानी राजपुर बनाई थी और प्रेज़ेंट में अगर बात करें तो प्रेज़ेंट में राजपुर कहाँ पर पड़ता है? तो वो पड़ती है ऊना के अंब के पास है। कहाँ पर पड़ती है? ऊना के अंब के पास। तो 3-4 पॉइंट्स मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दिए। सबसे पहला पॉइंट कांगड़ा से टूटकर बनने वाली पहली रियासत कौन-सी थी? तो वो थी जसवां। जसवां की स्थापना पूरब चंद ने 1170 में की थी और अपनी राजधानी राजपुर को बनाया था। और ये क्वेश्चंस आप सभी को पता है बहुत बार हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए हैं। इसी से संबंधित एक और जो है तो रियासत है, वहाँ से भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि कुटलैहड़ रियासत। तो कुटलैहड़ रियासत की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी जसपाल ने। और जसपाल के बारे में एक फैक्ट देखो आपको ध्यान में रखना है कि यह एक ब्राह्मण हुआ करते थे। इन्होंने अपनी राजधानी कोट कहलूर, जिसको कई बार कोट कुटलैहड़ भी लिखा आता है, तो वो इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी। अच्छा, ये जो कुटलैहड़ रियासत थी, इसके अंतिम राजा कौन थे? और ये अंतिम राजा देखो आपके प्रीवियस जो हमीरपुर बोर्ड में प्रीवियस जो है तो एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो कुटलैहड़ रियासत के अंतिम राजा कौन थे? तो वो थे बृजमोहन पाल। कौन थे? बृजमोहन पाल। और ये क्वेश्चन एग्ज़ैक्ट हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है। इसलिए मैं आपको बार-बार देखो बोलता रहता हूँ कि जब भी आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक में आ जाएँ या कोई बच्चा है बिल्कुल बेसिक से तैयारी कर रहा है, तो उसको क्या करना है? हमारी 49 वीडियोज़ जो प्रीवियस हमीरपुर बोर्ड में हिमाचल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा करते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस देखो मैंने इन 49 वीडियोज़ में डाले हुए हैं। तो वो 49 वीडियोज़ आपको देखनी है। टीजीटी कमीशन देखो आने वाला है, मैं आपको बार-बार बोल रहा हूँ, जब भी आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक में आ जाएँ, टीजीटी कमीशन आने वाला है, तो उन बच्चों को क्या करना है, ये हमारी 49 वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, तो उनको एक बार जाकर के ज़रूर से चेकआउट करना है। अब इससे होगा क्या? इससे देखो आपको पता चलेगा कि पहले हमीरपुर बोर्ड में किस लेवल के क्वेश्चंस पूछा किया करते थे, एग्ज़ामिनर किस लेवल का पेपर या तो सेट किया करता था और आपको भी यहाँ पर एक आइडिया लग जाएगा कि आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछा करेंगे। तो वही आपको यहाँ पर देखना है। बाकी इन वीडियोज़ का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूँगा, तो वहाँ पर भी जाकर के आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकेंगे। बाकी यहाँ पर हमने बात की कुटलैहड़ की। कुटलैहड़ के संस्थापक हमने देखे जसपाल और कुटलैहड़ के अंतिम शासक हमने देखे, अंतिम राजा हमने देखे बृजमोहन पाल। अच्छा, ये जो कुटलैहड़ हो गई और ये जसवां हो गई, तो प्रेज़ेंट में यह किसका भाग है? तो प्रेज़ेंट में यह ऊना जिला का भाग है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऊना की यहाँ पे बात आई है, तो ऊना शहर की नींव किनके द्वारा रखी गई थी? तो ऊना शहर की नींव बाबा कलाधारी के द्वारा रखी गई थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऊना जिले से 2-3 क्वेश्चन्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऊना जिला में गवर्नमेंट ने पोल्ट्री फार्म कहाँ पर खोला हुआ है? तो कहाँ पर खोला है? तो ऊना के अंजोली में खोला है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है, गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य, ये नाम आप सभी ने सुना होगा। यह कौन थे? तो यह कौरवों और पांडवों के गुरु हुआ करते थे। तो गुरु द्रोणाचार्य के बारे में भी ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बनता है कि यह हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से इनका संबंध हुआ करता था? तो इनका संबंध
ऊना के गगरेट से हुआ करता था। तो ये 2-4 फैक्ट भी आपको ध्यान में रखने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, भाई दो ना पाई दो मूवमेंट वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो भाई दो ना पाई दो आंदोलन निम्नलिखित में से किसके दौरान जो है तो शुरू किया गया था? तो ये किया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुरू किया गया था। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से भी बहुत से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जैसे कि ये जो भाई दो ना पाई दो आंदोलन था, यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? यह नारा कब दिया गया था? यह स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था और कहाँ पर दिया गया था? ये क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ही पूछे गए हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये जो आंदोलन था, यह किसके द्वारा शुरू शुरू किया गया था? तो यह हिमालयन रियासती प्रजामंडल के द्वारा शुरू किया गया था। अब ये जो नारा है भाई दो ना पाई दो, यह किन्होंने दिया था? तो ये दिया था भागमल सौठा ने। और भागमल सौठा ने ये नारा कब दिया था? तो ये दिया था 1938 1938 में। और ये नारा दिया कहाँ पर गया था? ये क्वेश्चन भी आपके शिमला बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भाई दो ना पाई दो, ये नारा कहाँ से दिया गया था? शिमला के गंज बाजार से दिया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ पर ये नारा क्यों दिया गया था? इसका मेन मकसद क्या था? इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखो, यह आंदोलन ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, उसके लिए यह शुरू किया गया था। तो कई बार आपसे ये भी पूछा जाता है कि भाई दो ना पाई दो मूवमेंट जो है तो किससे संबंधित है? तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से संबंधित है। और इस आंदोलन में जो दूसरा विश्व युद्ध हो रहा था, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रही थी, तो उसमें ब्रिटिशों की किसी भी तरह की मदद करने को मना किया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते थे वो मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पर आपको पता चला कि भाई दो ना पाई दो इस मूवमेंट का संबंध सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से भी है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन यह किनके द्वारा शुरू किया गया था और कब शुरू किया गया था? वो देखो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एट which place in हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट इज द गवर्नमेंट शिप ब्रीडिंग फार्म फॉर द डेवलपमेंट ऑफ शिप एंड वूल। तो भेड़ व ऊन के विकास हेतु सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म हमीरपुर जिले के कौन सी जगह पर है? तो वो कौन सी जगह पर है? तो वो है ताल में। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब भेड़ प्रजनन केंद्र, ये देखो आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि कहाँ कहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र हैं। और कुछ एक बच्चे अंगोरा खरगोश फार्म, जो अंगोरा रैबिट फार्म है, वहां पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन कन्फ्यूज़न को ही आपको यहाँ पर दूर करना है। जब भी आपसे भेड़ प्रजनन फार्म पूछेंगे, तो यह एक तो आपको पता चल गया हमीरपुर के ताल में है, उसी तरह यह शिमला के ज्योरी में है, उसी तरह यह चंबा के सरोल में भी पाया जाता है और उसी तरह यह किन्नौर के करछम में भी पाया जाता है। तो शिमला का ज्योरी हो गया, चंबा का सरोल और किन्नौर का करछम और हमीरपुर का ताल, यहाँ पर भेड़ प्रजनन केंद्र हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज़ होते हो, अंगोरा खरगोश फार्म, जो अंगोरा रैबिट फार्म है, वो कहाँ-कहाँ पर है? तो यह एक तो कांगड़ा के कंदवाड़ी में है और यह एक मंडी के नंगवाई में है। तो कांगड़ा के कंदवाड़ी और मंडी के नगवाई में क्या है? तो वो है अंगोरा खरगोश फार्म। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, यहाँ से एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने ये जो अंगोरा खरगोश थे, ये किस देश से प्राप्त किए थे? तो ये किस देश से प्राप्त किए थे? तो यह जर्मनी देश से प्राप्त किए थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसी तरह एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि हिमाचल में कहाँ पर घोड़ा प्रजनन केंद्र या फिर आप कह सकते हैं घोड़ा व याक प्रजनन केंद्र, घोड़ा व याक प्रजनन केंद्र ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? लाहौल स्पीति के लरी नामक जगह पर है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार हमीरपुर बोर्ड में पूछा गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ऑप्शन ए में है नेरी। तो नेरी में क्या है? तो नेरी कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है हमीरपुर में। आप सभी को पता होगा हिमाचल प्रदेश में टोटल हर्बल गार्डन कितने हैं? तो वो हैं 4। तो उन 4 में एक जो है तो नेरी में है, जो कि हमीरपुर जिले में है। बाकी के 3 कहाँ पर हैं? कौन से जिले में हैं? वो देखो आप नीचे कमेंट में मुझे बताओगे। बाकी जो प्रीवियस 49 वीडियोज़ हमने डिस्कस की हुई हैं, जो ओल्ड हमीरपुर बोर्ड में क्वेश्चंस हिमाचल से संबंधित डिस्कस किए गए थे, वो आप अभी जो है तो स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो देखो गाइज़, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।